नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आज इस सेशन में हम एसएससी सीजीएल 2025 की जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं, बहुतों के दिमाग में चल रहा होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग निकाल लें, है ना। जब हम किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका पैटर्न वगैरह जानने के बाद, अपनी कैपेबिलिटी जानने के बाद या फिर उस जॉब के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हम उसकी प्रिपरेशन शुरू करते हैं और इस उम्मीद से प्रिपरेशन शुरू करते हैं कि पहले ही अटेम्प्ट में हम सिलेक्शन ले लें। शायद ही कुछ ही ऐसे बच्चे होंगे जो सोचते हैं कि इस बार तैयारी कर रहे हैं, अगली बार सिलेक्शन लेंगे। ये भी एक अप्रोच बढ़िया है कि इस बार तैयारी कर ले, अगली बार सिलेक्शन लेंगे। लेकिन अगर एक ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए तो जी हाँ, सुनने में थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर लग रहा है पर नामुमकिन नहीं है। एक बार में भी सिलेक्शन लिया जा सकता है, लेकिन कैसे? क्या सारे बच्चे एक बार में सिलेक्शन ले सकते हैं? नॉट पॉसिबल। पहली चीज़ तो उतनी सीट ही नहीं है जो हम आपसे कह दें कि नहीं पॉसिबल है। तो जो सीट होती है जितने और जो रेशियो आप देखते हैं, जितने फॉर्म्स फिल किए जाते हैं, जितनी सीटें होती हैं, उसका अनुपात बहुत ज़्यादा होता है, गैप बहुत ज़्यादा होता है। तो एक बार में सभी तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं ले पाते, लेकिन हाँ, जितने मेहनत करेंगे वो अटेम्प्ट ज़रूर कर लेंगे फर्स्ट बार में। लेकिन ये फर्स्ट बार में मेहनत का एक सही गाइडलाइन होती है, गाइडलाइन कह ले या एक सही रास्ता होता है कि मेहनत तो हर कोई कर रहा है, किस वे में जा कर के मेहनत करनी है, हमें मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है या स्मार्ट वर्क करना है, जो हम लोग आजकल बहुत सुनते आए हैं, स्मार्ट वर्क स्मार्ट वर्क स्मार्ट वर्क। तो किस दिशा में आप अपनी मेहनत कर रहे हो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो ये जताती है कि आप पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन लोगे या आपको 2-3 अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक, कई है कैंडिडेट्स जो कई अटेम्प्ट करते हैं और फिर जाके उनका सिलेक्शन होता है। कई बस यहाँ पर मेन चीज़ होती है कि आप सही दिशा में फोकस करिए। अगर आप सही दिशा में फोकस कर रहे हैं और आपने वाकई अपने टाइम को और खुद को इस तरह से बांध लिया है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल पाना बहुत मुश्किल नहीं है। और आप देखेंगे कि ऐसे कई एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है। कुछ चीज़ें यहाँ पर होती हैं कि पहले से आपका कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। लाइक या तो आपका मैथ्स स्ट्रांग होना चाहिए या तो आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए पहले से ही। तो ऐसे बच्चों की उम्मीद थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लेने की, पहली बार में निकाल लेते हैं। उम्मीद बढ़ जाती है क्योंकि उन्हें मैथ्स उनका एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो जाता है, या जीएस है या इंग्लिश है, कुछ उनका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक, लेकिन ऐसे कई हैं जो पहली बार इस रीजनिंग से रूबरू हो रहे होते हैं, पहली बार जिनके लिए मैथ्स टिपिकल होती है, इंग्लिश टिपिकल होती है, तो उनका क्या, वो भी क्या आप पहली अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं? या उनके लिए है कि नहीं 2-3 बार आपको 4 बार पेपर देना ही पड़ेगा? नहीं। पहली चीज़ जो हमने आपके लिए कहा कि मेहनत, क्योंकि मेहनत एक सीढ़ी की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह होती है। भाग्य लिफ्ट की तरह होती है जो कभी भी बंद हो सकती है, लेकिन सीढ़ियाँ हमेशा सफलता की ओर ले जाती है, जो कि मेहनत हमेशा आपको सफलता की ओर ले जाएगी। तो आइए जानते हैं, बने रहिएगा, एटलीस्ट आप देख कर जाए, स्ट्रैटेजी बहुत हेल्प मिलने वाली है कि हम कौन सी वो स्ट्रैटेजी अपनाएं, किस तरीके से तैयारी करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारा सिलेक्शन हो जाए। अगर आप इन स्ट्रैटेजी पर वर्क करते हैं तो यकीन मानिए आप इसको अचीव कर लेंगे। क्या है स्ट्रैटेजी, क्या होना चाहिए, आइए उस पर डिस्कस करते हैं। आप अपना टाइम शेड्यूल कैसे मैनेज करें उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात कर ले तो हम सबको पता है कि जो पैटर्न है एग्ज़ाम्स का, वो पैटर्न में सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस हो गया, जो कि आपका रीजनिंग होता है। 25 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के। जर्नल अवेयरनेस ये थोड़ा सा बता के फिर इसकी तैयारी कैसे करें हम इस पर आ रहे हैं। जर्नल अवेयरनेस भी 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट हमें पढ़ने होते हैं। सबसे 25 नंबर के क्वेश्चन, 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं, यानी टोटल 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, और अटेम्प्ट करना होता है 1 घंटे में। अब 1 घंटे मिनट 60 मिनट और 60 मिनट में 100 क्वेश्चन, और बच्चे करके आ भी रहे हैं। तो इसका मतलब उन्होंने भी कोई स्ट्रैटेजी वगैरह अप्लाई की है कि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन। भाई एक क्वेश्चन को 1 मिनट भी नहीं दे रहे हो, तो ऐसा क्या है जो एक क्वेश्चन को 1 मिनट भी नहीं दे रहे हैं और 60 मिनट में हम 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं?
तो आइए डिस्कस करते हैं इन्हीं सिलेबस के ऊपर। अगर आप बिगिनर हो, जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने प्रिपरेशन शुरुआत कर दी है या ऑलरेडी सेलेक्टेड है, वो भी फॉर्म फिल करते हैं और वो एक क्रीमी लेयर में आ जाते हैं। क्रीमी लेयर इन द सेंस उसके लिए रास्ते आसान हो जाते हैं टैकल करना, कि कैसे टैकल करना है। लेकिन जो न्यू होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं स्पेशली, उनको चीज़ें फेस करनी पड़ती है, क्योंकि बाकी तो क्रीमी लेयर वाले आ गए, अटेम्प्ट कर चुके, ऑलरेडी कहीं सेलेक्टेड हैं सीजीएल के थ्रू, एसएससी के थ्रू, ऑलरेडी वो किसी ना किसी पोस्ट पर हैं और उसके बाद फिर वो एग्ज़ाम देते हैं और फिर दूसरी पोस्ट पर जाते हैं वो। तो कहीं ना कहीं वो एक क्रीमी लेयर में आ जाते हैं कि उनकी प्रिपरेशन एकदम स्ट्रांग हो चुकी होती है। प्रॉब्लम बिगिनर्स को आती है। तो आइए जान लेते हैं कि किया क्या जाना है यहाँ पर। देखो, इन सब्जेक्ट्स में से पहले तो आप डिसाइड कर लो कि क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका स्ट्रांग है। पहले तो आप ये डिसाइड कर लो। एक ऐसा निकल के आएगा कि आपका स्ट्रांग होगा, और दूसरा हो भी सकता है कि कोई स्ट्रांग ना हो। अगर स्ट्रांग है तो वेल एंड गुड है एक सब्जेक्ट, लेकिन अगर स्ट्रांग नहीं है तो क्या, आइए जानते हैं। जैसे बेटा यहाँ पे आप अपने पूरे टाइम स्लॉट को बांधो कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है। हमारे पास सब्जेक्ट क्या क्या है? रीजनिंग, मैथ्स जो हम लोगों को पढ़ना है, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, या जिसको हम जीएस लिख दे रहे हैं, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर, हम यहाँ पर जीएस लिख दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपका है, क्या है? जनरल अवेयरनेस, जिसमें करंट अफेयर वगैरह सब आती है, जिसको हमने जीएस मेंशन किया है। पहली चीज़, करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस दिन से शुरू करो उस दिन से करंट अफेयर नोट करना शुरू कर दीजिए। और पिछले मंथ का जैसे बात करें तो जनवरी से स्टार्ट कर दीजिए करंट अफेयर नोट करना। करंट अफेयर की जितनी भी आप क्लासेस ले रहे हैं उसके नोट्स ज़रूर बनाइए, और उसको कभी भी बैठ के पूरा दिन रटिए नहीं कि हमको करंट अफेयर याद करना है। नहीं, आपको जो भी करंट अफेयर आप लिख रहे हो पर डे आपको अपडेट करना ही करना है। और ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको अंतिम समय तक पढ़ना है। अंतिम समय, कल एग्ज़ाम लगा हुआ है, अभी तक पढ़ना है। मेरा एग्ज़ाम 4 बजे लगा हुआ है तो हम 3 बजे तक उसको देख रहे हैं, साढ़े तीन बजे तक हम करंट अफेयर देख रहे हैं। ऐसे पढ़ना है कि आप उसको छोड़ नहीं सकते हो, अंत तक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, एग्ज़ाम्स के अंतिम दिन तक भी। ठीक, तो आप करंट अफेयर देख रहे हो। सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है कि जीएस और करंट अफेयर में प्रॉब्लम आ रही, दूसरा इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही। रीजनिंग और मैथ्स थोड़ा थोड़ा बच्चे कर ले जाते हैं, अगर बहुत ज़्यादा वीक हैं फिर भी थोड़ा थोड़ा कर ले जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम या तो इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है और एक रोना होता है कि जीएस बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, क्या किया जाए, बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं, कैसे किया जाए। तो करंट अफेयर की टेंशन ही ख़त्म है। आपको करंट अफेयर सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग में पढ़ना है। मॉर्निंग में जितनी क्लासेस आप ले रहे हो वो क्लासेस मॉर्निंग में करने के बाद उससे पहले उठ करके, लाइक अगर आप 6 बजे करंट अफेयर की क्लास ले रहे हो, आज से अगर शुरू करी तो आज क्लास ले ली, लेकिन अगले दिन आपको उठना है 5 बजे और 5 से 6 के बीच में 1 घंटे में जो आज आपने तैयार किया था, जो आज आपने लिखा था, वो कल 5 से 6 के बीच में आपको रिवाइज करना है। रट्टा नहीं लगाना है, एज अ न्यूज़पेपर आपको रीडिंग करनी है, पर डे करना है ये काम, है ना। फिर अगले दिन आपको, और फिर आपने करंट अफेयर का नया टॉपिक नोट किया, नया टॉपिक नोट, नई चीज़ें नोट करी, फिर अगले दिन 5 बजे उठे, जो इस दिन रिवाइज जो लिखा था, जो नया लिखा था, वो सब 5 से 6 के बीच आपने रिवाइज किया, और फिर नया कुछ कंटेंट आप लिखने लग गए क्लास के थ्रू। ये पूरा आपको सुबह 8 बजे के अंदर निपटा लेना है। ठीक है, सुबह सुबह ये टाइम आप अपने अकॉर्डिंग भी फिक्स कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है हम सुबह कह रहे हैं तो आपको सुबह ही करना है। आप रात में चाहो ये कार्य आप रात में भी कर सकते हो, जिस टाइम आपका मन लग जाए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। पता चला किताब खोल के बैठे हैं और पढ़ रहे हैं, दिमाग में नहीं जा रहा है, तो 4 घंटा पढ़ने का, 72 घंटा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है बेटा। तो उसी समय किताब उठाओ जिस समय मन लगा पाओ, और मन को लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो पहली चीज़, अभी सिर्फ करंट अफेयर का प्रॉब्लम हटा है। मॉर्निंग में करंट अफेयर जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, सिर्फ मॉर्निंग में आप उसको पढ़ लो, और रात में सोते समय एक बार न्यूज़पेपर की तरह सिर्फ पढ़ो, भले दिमाग में कुछ ना जाए, उसको पढ़ते रहो, अपने आप करंट अफेयर याद होता जाएगा। करंट अफेयर का प्रेशर आपको दिमाग में नहीं लेना पड़ेगा। जितना लिखा है वो सब पढ़ते जाओ एज अ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में कोई चीज़ रटते नहीं हो।
फिर अब बचा रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश। ठीक, रीजनिंग आसान हो जाएगी आपके लिए अगर आपको मैथ्स आती है तो, और नहीं आती है, तीनों ही सब्जेक्ट टफ है तो क्या। इंग्लिश सबसे पहले अगर हम बात कर लें, सबसे पहले इंग्लिश की ही बात कर लेते हैं। अगर इंग्लिश थोड़ी बहुत भी आती होगी, 50% 80% हो सकता है इंग्लिश अच्छी हो, तो टेंशन खत्म है। और अगर इंग्लिश अगर नहीं आती है तो सबसे पहले इसके सारे रूल्स आपको कंप्लीट कर लेने हैं। सारे रूल्स आपको इंग्लिश के कंप्लीट करने हैं पर डे, और सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है कि पहले इंग्लिश कंप्लीट कर ले, फिर मैथ्स कंप्लीट कर ले, फिर रीजनिंग करेंगे, नहीं। पर डे आपको 2-3 चीज़ें तो करनी ही होगी। चलो आप मैथ्स या रीजनिंग में कोई एक सब्जेक्ट बाद में छू लेना, तो ये आपको करंट अफेयर रोज देखते हुए चलना है। गौर से समझना, रोज करंट अफेयर आपको तैयार करना है डेली, ठीक है। फिर आपको 2-3 घंटे का समय निकाल करके इंग्लिश उठाना है। और इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश वीक हो जाता है, बोरिंग हो जाता है, तो 2 घंटे पढ़ लोगे सफिशिएंट है। लेकिन 2 घंटों में पढ़ोगे क्या, कोई पर्टिकुलर टॉपिक, और उस टॉपिक को कंप्लीट करोगे। लाइक नाउन उठा लिया है, प्रोनाउन उठा लिया है, या एरर डिटेक्शन उठा लिया, या पैसेज उठा लिया। कोशिश करो कि जैसा मैम आपको सजेस्ट करे, पहला जो भी टॉपिक आपको बोले, जिस भी टॉपिक से वही, क्योंकि एक एक नियम इंपॉर्टेंट है। और जो टॉपिक उठाओ, जैसे नाउन उठाया तो 1 से 2 घंटे के अंदर पूरा नाउन कॉन्सेप्ट क्लियर करो, और फिर टाइम लेकर के उसके तुरंत क्वेश्चंस करो कि नाउन के क्वेश्चन बनते कैसे हैं। ठीक, तो यानी कि आपको पर डे इसका एक टॉपिक कंप्लीट करना है, और टॉपिक के साथ प्लस उसके क्वेश्चंस भी उसी दिन लगाने हैं। कोई गैप नहीं कि शाम को लगा लेंगे, सुबह टॉपिक क्लियर किया है, नहीं। तुरंत टॉपिक क्लियर किया 2 घंटे में, और उसके बाद तुरंत उसके क्वेश्चंस लगाएं 1 घंटे में, जितने लगा पाओ, या 2 घंटे। ठीक, तो इस तरह 3 से 4 घंटे इंग्लिश में निकाल लो, नहीं तो 3 घंटे निकाल लो। ये कार्य भी आपको डेली करना है। इसमें आपके अब डेली अगर आप एक टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो तो 30 दिन में आपकी अच्छी खासी इंग्लिश कंप्लीट। ठीक, आप कई सारी चीज़ें जान जाओगे। प्रोनाउन पढ़ोगे तो फिर नाउन कहीं ना कहीं रिपीट होंगे, आगे बढ़ते जाओगे तो पीछे वाले चैप्टर्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वो आपका रिवाइज होता जाएगा। अब इंग्लिश का टेंशन खत्म। इंग्लिश में आपको सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, ये बहुत ज़्यादा रटने पड़ते हैं, इडियम्स वगैरह बहुत ज़्यादा रटने पड़ते हैं, तो इसका भी सॉल्यूशन है। इसका क्या सॉल्यूशन है, उसके लिए अभी आपको बताते हैं। लेकिन पहले जब स्टार्ट कर रहे हैं तो कैसे करें वो आपको हम बता रहे हैं। तो पर डे आपको इंग्लिश में ये काम करना है। अब इन दोनों में से कोई एक टॉप सब्जेक्ट और उठा लो, या तो रीजनिंग या तो मैथ्स। अगर रीजनिंग बाद में करना चाहो तो ठीक है, मैथ्स थोड़ा सा टफ हो जाता है, या रीजनिंग पहले करना चाहो, जो भी आपके ऊपर है ना। तो अब इनका एक टॉपिक उठा लो। जैसे आपने मैथ्स उठा लिया, तो अब किसी भी टाइम बैठ करके आपने मैथ्स का कोई एक टॉपिक, लाइक आपने परसेंटेज उठाया, परसेंटेज का भी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है सेम डे कंप्लीट। अगर ये आपने एक दिन कर लिया है तो उसी दिन आपको मैथ्स भी उठानी है, और फिर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया 2 घंटा 3 घंटा जो भी लगा आपको, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद प्लस इसके भी क्वेश्चन उसी दिन लगाने हैं। एक दिन में आपको इतना कर लेना है, इतना एक दिन में आपको करना ही करना है। जिसमें अभी हमने जीएस की बात नहीं करी है, हमने केवल करंट अफेयर की बात करी हुई है। ठीक, अब बाकी बचे हुए किसी भी टाइम में, जो भी टाइम शेड्यूल आप डिसाइड करो, उसमें आप या तो हिस्ट्री का उठाओ। अब जीएस में सारा एक साथ नहीं उठा सकते, तो या तो हिस्ट्री कंप्लीट करो, या तो पॉलिटी कंप्लीट करो, है ना। कोई एक चीज़ यहाँ पर कंप्लीट करते चलो। ठीक, इसको भी पर डे अब आपको 1-2 घंटा कोई एक टॉपिक उठाना है। चाहे हिस्ट्री सब्जेक्ट उठाया तो पहले हिस्ट्री कंप्लीट करना है, यहाँ आपका एक चलेगा। ठीक है, तो हिस्ट्री पॉलिटी कुछ भी आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, तो इतना आपका डेली होता जा रहा है। बोलोगे हाँ। फिर थोड़ा सा टाइम लेके, यानी 15 दिन के बाद आप ऐसा करो, तुरंत रीजनिंग नहीं, क्योंकि इतना सारी चीज़ें आप एक साथ कर पाने में प्रॉब्लम आएगी। जब ये चीज़ें, अच्छा मैथ्स बहुत वीक होती है कई बच्चों की इंग्लिश बहुत वीक होती है, तो उसका भी सॉल्यूशन बताएंगे। पहले इतनी चीज़ें हम लोगों ने फॉलो कर लेनी है। कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि नहीं कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ क्वेश्चन से काम चल जाएगा, गलत।
कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आप बड़े बड़े सवाल ना भी कर पाओ चलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। और फिर रीजनिंग को अगर आप पूरे दिन में 1 घंटा बस दे दो, 1 घंटे में एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट जान लो, है ना, स्पीड में इजीली जान जाओगे बेटा। बहुत ज़्यादा हार्ड रीजनिंग नहीं आती है, आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। और इसमें सबसे पहला जो टॉपिक उठाओ, जैसे कि क्योंकि इतना चीज़ें आप ऑलरेडी कवर कर रहे हो, तो यहाँ पे छोटे टॉपिक्स उठाओ। छोटे टॉपिक्स जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, अगर ये करते हो तो उसी एक दिन एनालॉगी आपने उठा लिया, फिर एक दिन क्लासिफिकेशन आपने उठा लिया, है ना। तो कोडिंग डिकोडिंग 1 घंटा का कॉन्सेप्ट है, जो कि क्योंकि लाइव चलता है तो 2-3 घंटे कई तरीके के होते हैं। तो एक दिन में आप 1 घंटे में कोडिंग डिकोडिंग के वो कॉन्सेप्ट जान लिए, और 1 घंटे में अनदर 1 घंटे में आपने क्वेश्चंस लगा लिया। एनालॉगी 1 ही घंटे में क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट हो जाएगा। क्लासिफिकेशन 1 ही घंटे के अंदर कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन हो जाएगा। वेन डायग्राम, इस तरह से छोटे छोटे टॉपिक उठाने हैं। रीजनिंग, जब इतनी सारी चीजें आप एक साथ कर रहे हो तो रीजनिंग में आपको स्टार्टिंग में छोटे छोटे, लॉजिकल के पीछे नहीं भागना है, सिलॉक्स के पीछे तुरंत नहीं भागना है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनके पीछे तुरंत नहीं भागना है, आपको इनके पीछे पहले भागना है। यहाँ से क्वेश्चन बनते उन बाकी के टॉपिक से भी हैं, लेकिन ये टॉपिक ऐसे हैं जिससे आपको प्रेशर नहीं आएगा कि इतना सारा हार्ड होने के बाद ये भी एक हार्ड लेवल पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा कि चलो कुछ तो आसान है ना। और ये आप इजीली यहाँ पर आपका रिवाइज, आपका लर्न हो रहा होगा, साथ साथ चल रहा होगा। अब इतनी चीज़ें आपको 3 महीने के अंदर कवर कर लेनी है। 3 महीने के अंदर 1 महीने में आपका इंग्लिश हो जाएगा, 1 महीने में आपका रीजनिंग हो जाएगा, मैथ्स को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। इंग्लिश में एरर डिटेक्शन वगैरह, पैसेज वगैरह, ये आपको फोकस करना रहता है ना। अब होगा क्या, यहाँ पे आपका एक ही सब्जेक्ट कवर हो पा रहा होगा, या तो हिस्ट्री, है ना, और हिस्ट्री हो जाएगी तो हिस्ट्री के साथ पॉलिटी, ऐसे कोई एक सब्जेक्ट आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको लगा लेने हैं। अब समझना, मैक्सिमम क्वेश्चन क्योंकि करंट अफेयर से आता है, तो मॉर्निंग में आपका वो काम साइड में हो रहा है, उसकी टेंशन आपकी पूरे दिन खत्म है। अब क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा जो फंसेंगे वो कहाँ से बेटा, प्रीवियस ईयर से। जैसे इंग्लिश आपकी वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है, या इतने ज़्यादा सिनोनिम्स एंटोनिम्स कैसे याद करें, इडियम्स कैसे याद करें, तो पिछले 5 से 6 साल का पेपर उठा लो, सिर्फ 5 से 6 साल, जिनकी भी इंग्लिश और मैथ्स वीक है, जिनकी भी इंग्लिश और मैथ्स वीक है बेटा, वो पिछले 5 से 6 साल का प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, और उस प्रीवियस ईयर पेपर में पैसेज हो, एरर डिटेक्शन हो, सिनोनिम हो, एंटोनिम हो, या इडियम्स हो, कुछ भी हो, उसका एक एक ऑप्शन को चीड़ फाड़ करके रख दो। यानी सिनोनिम में 4 ऑप्शन दिया जाएगा, हर ऑप्शन के सिनोनिम और एंटोनिम याद कर लो, जो पूछा है वो भी, जो ऑप्शन दिया है वो भी, जो इडियम्स दिए होंगे आपको वो इडियम भी जो दिया है वो भी याद करो, और जो चारों ऑप्शन है उसको भी याद करो वहीं से। और जो पैसेज है उसी पैसेज से कोई ना कोई शब्द सिनोनिम में आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपकी इंग्लिश वाकई कमज़ोर है तो 5 से 6 साल अगर ये जो पेपर अच्छे से ऑपरेशन करके पढ़ लेते हो, यानी पूरे पेपर का ऑपरेशन कर डालो, एक एक ऑप्शन को मत छोड़ो कि जब आप दोबारा पेपर वो उठाओ 5 साल वाला तो आपको अरे इसका ये सिनोनिम होता है, इसका ये एंटोनिम होता है, ये इडियम्स इसके लिए होता है। सिर्फ जो पूछा है उतना नहीं, जितने ऑप्शंस दिए हैं उसको भी आपको पढ़ना है। यकीन मानो इंग्लिश भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ज़रूर वहाँ से फंसते हैं, सिनोनिम फंसते हैं, एंटोनिम फंसते हैं, वहीं से आपके क्वेश्चंस फंसते हैं। अच्छे खासे इंग्लिश में आप पूरे मार्क्स तो हम नहीं बोल रहे हैं, बट क्वालिफाइंग नेचर जितना होता है कि इतने आप निकाल लो तो सेफ हो जाओगे, तो उतने आप ज़रूर अटेम्प्ट कर पाओगे। आप करो ये काम, आप टेस्ट में देखोगे कि आप ये काम कर पा रहे हो। जब आप इसको इस तरीके से पढ़ोगे, फिर प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे 5-6 साल का, उसको हर एक पेपर का ऑपरेशन करके लगाओगे, तो आप टेस्ट में अपने आप को पाओगे कि अब आप वाकई इंग्लिश में उतना कर पा रहे हो जितना आपको पास होने के लिए चाहिए। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स फिर आपको कवर करने होंगे, इवन आप इससे ज़्यादा भी कर पाओगे। बस आप पेपर का ऑपरेशन करना शुरू कर देना, जिसे एनालिसिस बोलते हैं ना, तो एनालिसिस नहीं करना,
ऑपरेशन करना पेपर का। फिर मैथ्स अगर बहुत वीक है तो मैथ्स में भी यही करना है, क्योंकि परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, कॉन्सेप्ट वही रहता है। आपको देखना है 5 से 6 साल में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, और हर एक क्वेश्चन आपको बार बार लगाना है, कि मतलब 5-6 बार तो लगा ही डालना है। एक पेपर लगा डाला, काम खत्म, सारे क्वेश्चन समझ लिए। जो नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, उसको भी सॉल्व करिए, और क्या तरीका है, कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व करिए इस तरीके से कि ये 5 से 6 साल में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर एक क्वेश्चन आप देख के तुरंत कर पाओ। अगर आपने ये वाला रूल अप्लाई कर लिया तो आपका मैथ्स का क्वेश्चन भी फंस के रहेगा, यकीन मानो। मैथ्स की टेंशन खत्म, 5 से 6 साल का पेपर उठाया, जितना आपने पेपर लगा लिया है कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, क्वेश्चंस करने के बाद की ये बात बता रहे हैं, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश भी आपका निकल जाएगा। और रही रीजनिंग की बात, तो आप रीजनिंग साथ में इसी तरह रीजनिंग लगाना है, रीजनिंग का हेडक ज़्यादा नहीं आएगा। इसके बाद आपका कुछ टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह, जहाँ 2 से 3 घंटे आपको देने पड़ते हैं। तब तक इसका बर्डन कम हो जाता है, तो आप इस पे एक्स्ट्रा टाइम फिर दे सकते हो, और यहाँ पे अच्छे खासे आपके टॉपिक फिर कंप्लीट हो जाते हैं रीजनिंग के। जब तक इन्हें कर रहे हैं तब तक रीजनिंग इजी टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, और जब ये कंप्लीट होने को आया तब तक आप इस पर एक्स्ट्रा टाइम दे पाओगे। ठीक, अब इस पूरे में आपका सिर्फ एक अभी जीएस का पोर्शन रह गया है, बाकी ये पोर्शन आपका अच्छे से तैयार हो गया। जीएस में क्या होगा, आपका एक हिस्ट्री कंप्लीट हो गया होगा 1 महीने के अंदर। 1 महीना सफिशिएंट होता है ना। कोशिश करो कि 1 महीना नहीं, 1 महीने से कम टाइम ड्यूरेशन लेकर के आप हिस्ट्री, फिर उसके बाद पॉलिटी, इसको फटाफट से कंप्लीट करो, और 3 महीने के अंदर इसको भी कंप्लीट कर लो। ठीक, इस तरह से अगर आप स्ट्रेटेजी अपनाते हो, और आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो पहले ही दिन से। जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आप रियलाइज़ करते हो कि क्वेश्चंस किस तरह के बन रहे हैं, और जो आप पढ़ रहे हो आप कितना कर पा रहे हो। आज आप क्वेश्चन 5 कर रहे हो, कल 10 क्वेश्चन भी करते हो, और फिर आप पूरे क्वेश्चंस भी कर पाते हो, फिर स्पीड मेंटेन करती है। ठीक, तो अब जो आपका करंट अफेयर है वो भी आपका कंटिन्यू चल रहा है, इंग्लिश चल रही है, मैथ्स, रीजनिंग, ये 3 महीने में आपका कवर हुआ। जितना भी करंट अफेयर, ये आपको करंट अफेयर पढ़ते रहना है, छोड़ना नहीं है। और फिर इसके बाद जब मेन एग्जाम्स का डे आता है, तो एग्जाम्स के पहले 7 दिन आपको कोई भी कॉन्सेप्ट उठा के नहीं पढ़ना है। कोई भी कॉन्सेप्ट उठा के, ना रीजनिंग का, ना मैथ्स का, ना इंग्लिश का, एग्जाम्स से पहले 7 दिन आपको केवल ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट। हो सके तो दिन में 3 टेस्ट लगाओ, अगर नहीं तो कम से कम 2 ऑनलाइन टेस्ट आपको पूरा दिन देना है। और सिर्फ टेस्ट देने का काम नहीं चलेगा, टेस्ट दीजिए, टेस्ट देने के बाद एनालाइज कीजिए कि कितने क्वेश्चन आपने किए हैं, कितने गलत हुए हैं, क्यों गलत हुए हैं, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, या क्या प्रॉब्लम आई, वो गलत क्यों हुआ, और अगले टेस्ट में उसको सही करने की कोशिश कीजिए। 7 दिन लगातार, एग्जाम्स के पहले 7 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट देना है, और किताब उठाएंगे सिर्फ जीएस के लिए, करंट अफेयर के लिए। जीएस और करंट अफेयर हमें पर डे पढ़ना है। एग्जाम्स के आखिरी दिन करंट अफेयर आपको पढ़ते ही रहना है, रिवाइज करते ही रहना है, अपडेट करते ही चलना है। ठीक, अगर आप इस तरह से स्ट्रैटेजी अपनाते हो तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्री क्वालिफाई करने के लिए तैयार हो चुके होंगे। यकीन मानो, जितना भी आपको ये चीज़ें बता रहे, आप एक बार बस अपने जीवन में उतार के देखो। आज से ही इस कार्य को करना शुरू कर दो। थोड़ा सा शुरू में कठिनाई ज़रूर होगी, तो ऑब्वियस सी बात है, कोई नया काम शुरू करते हैं तो बहुत आसान हो तो फिर इतने कंपटीशन होता ही क्यों। इसका कंपटीशन है, इसका मतलब टफ है, और एक से एक ब्रिलियंट कैंडिडेट आपके इसमें बैठते हैं, और एक से एक एवरेज कैंडिडेट, बिलो एवरेज भी बैठते हैं। और किसका सिलेक्शन होगा ये डिपेंड करता है सिर्फ उसकी मेहनत पर, और उसकी उस मेहनत पर जो वो सही दिशा में कर रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल ब्रिलियंट बच्चा ही एग्जाम क्रॉस करता है। हर व्यक्ति जिसने मेहनत करी है, दिलो जान लगा करके, उसका सिलेक्शन ज़रूर हुआ है बेटा। और अगर नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं कोई चूक ज़रूर हुई है। ठीक, तो अगर आप ये पूरा एक बार अप्लाई करो,
ट्राई करो इस तरीके से अपना शेड्यूल बनाना। करंट अफेयर से शुरू करो कि सुबह से ये करेंगे, फिर इतना हम इंग्लिश को टाइम देंगे, है ना। उस समय प्रीवियस ईयर पेपर भले मत लगाओ, पर इतना हम इंग्लिश को टाइम देंगे, फिर इतना मैथ्स में करेंगे, और रीजनिंग का हल्का फुल्का क्वेश्चन उठा लिया। और उसके बाद जब एक टॉपिक कंप्लीट होना शुरू हो जाए, धीरे धीरे 5-6 टॉपिक कंप्लीट हो जाए, तो आपने 5 से 6 साल के आपने प्रीवियस ईयर पेपर उठाए और उसके ऑपरेशन करने शुरू कर दिए। ये आपका कंप्लीट है। इस तरीके से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री निकाल पाते हो, और उसके बाद आपको 3 महीने का रेस्ट ऑफ टाइम फिर मिलेगा, जिसमें आप मेंस की तैयारी कर सकते हो। मेंस की तैयारी के लिए भी आपको टाइम मिलता है अच्छा खासा, 2-3 महीने का, 3 महीने का तो टाइम मिल ही जाता है बेटा। इस 3 महीने में अब आपका जो टायर 2 है उसका ये पूरा सिलेबस है बेटा। तो ये टायर 2 में आप देख पाते होगे कि सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग, फिर वही मैथ्स, फिर वही रीजनिंग पढ़नी है। तो अब तो कॉन्सेप्ट तैयार हो चुका है, अब सिर्फ क्वेश्चन लगाना है, और अब मेंस के क्वेश्चन लगाना है। ज़्यादा अंतर नहीं होगा, बस थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, थोड़ी सी लैंग्वेज टफ हो जाएगी, लेकिन जितने क्वेश्चंस लगाओगे, जितनी बार लगाओगे, उतनी बार दिमाग खुलेगा, क्योंकि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI सब के कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो। बार बार कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, इसीलिए वहाँ अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, ठीक है। ये आपका कंप्लीट है, ये आपका कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये कंप्लीट हो रहा है अभी भी, क्योंकि ये कभी कंप्लीट नहीं होता है, ये अभी भी लगातार आप कंप्लीट कर रहे हो, और ये अपडेट रेगुलर करते ही रहना है, हमेशा करते रहना है आपको, ठीक। ये आपका बस कंप्लीट है। अब इसके सिर्फ आपको क्वेश्चंस 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 और क्वेश्चंस लगाने हैं। अगर फिर भी कोई इक्का दुक्का टॉपिक रह जाता है तो ठीक है, किसी दिन कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया दोबारा से, और दोबारा से क्वेश्चन लगा लिए। अदरवाइज अब आप ये 3 महीने में सिर्फ क्वेश्चंस लगा रहे हैं। इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा अब इसको आप और डेप्थ में देख रहे हो, और इसके प्रीवियस क्वेश्चन का भी आपको एक एक ऑप्शन का ऑपरेशन करना है। फिर आपका एक अलग से कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट है ना। तो ये टाइपिंग टेस्ट वगैरह ये क्या है बेटा, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है ना। ये भी आप इसमें भी अच्छे से थोड़ा सा टाइम लेकर के, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब बचे हुए टाइम में आप अपनी टाइपिंग 1 घंटा टाइपिंग को दे देते हो, 1 महीना भी अगर आप टाइपिंग को दे देते हो तो ये चीज़ें भी आप कर ले जाओगे अरेंज से। कंप्यूटर अगर आप कोई भी एक किताब लेकर के, आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा एक किताब जो SSC के CGL के लिए ही स्पेशली हो, है ना। तो आप इसमें जिसमें भी हो, आप वो देख करके आप उसके क्वेश्चंस लगा लो, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस आएंगे उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा, क्वालिफाइंग है, फिर आपका ये निकल जाएगा। लास्ट के 1 महीने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मेंस भी कंप्लीट हो जा रहा है। बार बार कॉन्सेप्ट क्लियर करने की हमें आवश्यकता नहीं है। कॉन्सेप्ट तो एक ही बार इस तरह से पढ़ लो कि हमें कॉन्सेप्ट नहीं बार बार पढ़ना पड़े, हमें सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना पड़े। अगर ये मेथड अप्लाई करते हो बेटा, यकीन मानो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। क्वेश्चंस अब आप लगा रहे हो तो हर जगह के क्वेश्चंस नहीं उठाने हैं कि परसेंटेज हम सारे क्वेश्चंस लगा के रहेंगे, टफ से टफ क्वेश्चन लगा के रहेंगे। ये आप दिशा से भटक रहे हो, ये स्मार्ट स्टडी नहीं है, ये सही डायरेक्शन नहीं है। सही डायरेक्शन और स्मार्ट स्टडी इतनी है कि आप प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिस तरह के पूछे गए हैं, केवल यही लगाओगे। आप एग्जाम दे रहे हो CGL का और आप क्वेश्चंस लगा रहे हो अदर किसी एग्जाम्स के कि वहां भी मैथ्स पूछा गया था, स्टेट लेवल भी मैथ्स पूछा गया था, हम ये भी करके दिखा देंगे, आप राह से भटक गए हो। अगर आप किसी कोई बच्चा क्वेश्चन, अरे मैं तो ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, कर सकते हो, वेल एंड गुड है, लेकिन अब आप वही लगा रहे हो कि मैं ये वाले टाइप के लगा लूँ, मैं ये भी टाइप लगा लूँ, आप दिशा से भटक गए हो। अगर आप टारगेट CGL को कर रहे हो तो आपको उसी के क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं, और जितने प्रीवियस ईयर उठा सको उतने ज़्यादा प्रीवियस ईयर लगा डालो। CGL के जितने भी शिफ्ट्स के क्वेश्चन हो सब लगा डालो, आपकी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश यूं कंप्लीट हो जाएगी। सही डायरेक्शन में तैयारी करना, राह से भटकना नहीं, तभी जाके आपको सिलेक्शन मिल पाता है। और जिस दिन राह से भटक जाते हो कि हमें और हार्ड क्वेश्चन करने हैं, तो पहले लेवल तो देखो कि किस लेवल का किस में आ रहा है। मेंस और प्री में आप अंतर तो करो कि मैं प्री में क्या मैथ्स पूछा गया था और फिर वही क्वेश्चन मेंस में कैसा पूछा गया था, आपको खुद ब खुद आइडिया लग जाएगा। आशा करते हैं आप इस स्ट्रैटेजी को आप जरूर अपनाएंगे। हमें कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताना कि आपको और कहाँ किस सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, जिससे उसमें उन प्रॉब्लम्स पर आप पर हम काम कर पाएं।
अच्छा, इसी के साथ अगर आप वाकई सीजीएल के लिए ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो अब आप सोच रहे होंगे कि तैयारी का क्या है, कैसे थ्योरी क्लासेस कैसे कंप्लीट करें, कोई पेड बैच लेना चाह रहे हो क्या है, तो वो हम आपको बता देते हैं कि मान लो आपकी थ्योरी क्लासेस सारी कंप्लीट हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि मैम हमें केवल टेस्ट देना है, हम पहले से ही पढ़ के सारा बैठे हैं, सिर्फ टेस्ट लगाना है, तो होली हंगामा ऑफ़र चल रहा है बेटा। 22 मार्च तक ये ऑफ़र चलेगा, जिस पे सारी ही टेस्ट सीरीज़ पर अप टू 90% का डिस्काउंट है। इसके साथ इस 90% डिस्काउंट के साथ अप टू 100% का कैशबैक भी है, यानी कि आपके अकाउंट में कैश क्रेडिट हो जाएगा 5 से 7 दिन में। और साथ ही में अगर आप ऑलरेडी किसी एक बैच से जुड़े हो, पेड कैंडिडेट हो हमारे, तो आप अगर ये कूपन कोड अप्लाई कर दोगे HOLI कैपिटल में, तो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सारे ही कोर्सेज पर भी सेम ऑफर है। आप SSC सीजीएल की अगर तैयारी कर रहे हैं तो जितने भी कोर्सेज हैं सब पर अप टू 90% डिस्काउंट मिलेगा ही, साथ में अप टू 100% कैशबैक आपके अकाउंट में आ जाएगा। और उसके साथ अगर पेड कैंडिडेट हैं तो ये 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट कूपन कोड लगाने के बाद, ठीक। और हाँ, सीजीएल वाले जितने भी कैंडिडेट होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ सीजीएल नहीं, हम कई अदर एग्जाम्स के भी और भी फोकस्ड होते हैं कि ये नहीं तो ये निकल जाए, क्योंकि ज़्यादातर में रीजनिंग और मैथ्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेम हो जाती है। तो इसी के लिए आपके पास एक अच्छा प्लान है, दैट इज़ मास्टर पास। ये प्लान क्या है? मास्टर पास का प्लान है जिसके अंदर सीजीएल के, SSC और रेलवे के ये सारे एग्जाम्स इंक्लूड हैं। इन एग्ज़ाम्स की तैयारी आपको इस एक मास्टर पास के अंदर कराया जाएगा, जिसमें ये सारे एग्ज़ाम्स आपके सामने मेंशन है। इसका टायर 1 और टायर 2 दोनों ही यहाँ पर कराया जाएगा, जिसकी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों ही मिलेंगी, लाइव भी मिलेंगी। MCQ बैचेस, टेस्ट सीरीज, डेली प्रैक्टिस पेपर, वीकली टेस्ट और अनलिमिटेड डाउट्स आप डेली पूछ सकते होगे। ये सारे फीचर्स इस एक मास्टर पास में देखने को मिलेंगे। रेट की बात करें तो अगर 6 महीने का ये मास्टर पास आपको लगता है ये सबकी क्लासेस आप 6 महीने में कर सकते हो, तो 6 महीने का मास्टर पास 2200 का पड़ेगा। अगर आप 6 महीने नहीं तो 500 रुपये एक्स्ट्रा देके 12 महीने का मास्टर पास आपको 2700 का, और 24 महीने का मास्टर पास आपको 3000 रुपये का बेटा बैठेगा। साथ ही में जो टेस्ट सीरीज़ है, अगर आप मास्टर पास लेते हो तो टेस्ट सीरीज़ का भी मास्टर पास है कि कोई बैच नहीं लेना, सिर्फ टेस्ट सीरीज़ लेना है। तो मास्टर पास SSC और रेलवे टेस्ट सीरीज़ इंक्लूड करता है। 6 महीने का 300 रुपये का है ये मास्टर पास, और 12 महीने का 400 रुपये का ये टेस्ट सीरीज़ का मास्टर पास है बेटा। सीजीएल के लिए आपको एक अलग से इन्फॉर्मेशन दे दे कि स्पेशली अगर सीजीएल पर फोकस्ड हो डियर, तो सीजीएल का फाउंडेशन बैच है गौरव 2.0 बैच, जो कि रनिंग में है, चल रहा है, और एक नया बैच 18 मार्च से शुरू होना है। अगर एकदम फ्रेश तरीके से स्टार्ट करना चाहते हो तो 18 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। जैसे आप सोच रहे हो मैम स्टार्ट तो करें, लेकिन हमें प्रीवियस क्लासेस से नहीं, हमें 1 डे क्लासेस, इस पहली क्लास से ही क्लास करनी है, तो ये 18 मार्च से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, गौरव बैच 3.0। दोनों ही बैच का जो रेट है, स्टैंडर्ड बैच 900 का पड़ेगा, प्राइम बैच 2100 का पड़ेगा। ये 22 मार्च तक ऑफर है, तभी ये रेट भी है, नहीं तो रेट बढ़ जाएगा, ठीक। तो सीजीएल का गौरव 2.0 और गौरव 3.0 बैच, और इसी के साथ आपका अगर जोधपुर क्लासरूम से लाइव क्लासेस करना चाहते हो तो एक बैच 3 फरवरी से स्टार्ट है, दूसरा 10 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। तो स्टैंडर्ड बैच बेटा 1800 का और प्राइम बैच आपका 3200 रुपये का पड़ेगा। अगर आप ये स्ट्रेटजी वाकई अपनाना चाहते हो तो आज से ही इसको अपनाना शुरू करो, और जब क्लासेस शुरू हो तो इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू करो। ये देखना आपके अंदर बहुत सारे इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे, और आप खुद कहोगे कि हमारी कई सारी चीज़ें तैयार हो गई। मॉक टेस्ट जब आप लगाओगे, टेस्ट सीरीज़ आपको दोगे, अपने अंदर इंप्रूवमेंट आप खुद देख पाओगे। आशा करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और आप इन स्ट्रेटजी पर काम ज़रूर करेंगे। इसी के साथ मुलाकात करेंगे फिर आपके साथ। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये आने वाला साल, ये जो साल है 2025 का, इसमें आने वाला हर महीना आपके जीवन खुशियों से भरा हो, और इस बार ईश्वर आप पर ऐसी कृपा करे कि आपकी जो मेहनत है वो असली रंग लेकर के आए और आपका जीवन खुशियों के रंगों से भर जाए। थैंक यू सो मच। विश यू वेरी हैप्पी होली। उत्कर्ष की ओर से सारे स्टूडेंट्स को ढेर सारी होली की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।